पेशेंट की हेयर एग्जामिनेशन करते हैं। कैसे हेयर एग्जामिनेशन करते हैं कि इनकी क्या कंडीशन है, बालों की कितनी डेंसिटी है और कैसे इसको इम्प्रूव किया जाए, और अगले फॉलोअप्स के अंदर कंपैरिजन करने के लिए भी हमारे लिए वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली हैं। आप देख रहे हैं बालों की जो मोटाई है वो कितनी पतली होती जा रही है। डेंसिटी वाइज काफ़ी पतले बाल हैं इनके। अगर कंपैरिजन करें तो 85:15 रेशियो रहता है, लेकिन सर के अंदर वो जो 15 रेशियो है उसके अंदर काफ़ी चेंजेस है, और ये रेशियो के अंदर जितना चेंजेस आएगा पेशेंट के बालों की उतने ही सीधे होते जाएंगे और डेंसिटी उतनी ही कम होती जाएगी। आगे चल के ये एक मेल पैटर्न बाल्डनेस की एडवांस कंडीशन आएगी जिसमें पेशेंट को हेयर फॉल की दिक्कत और बढ़ने वाली है। नमस्कार, एकमत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा, मदर हॉस्पिटल में हूं। हिसार के नगोरी गेट के अंदर गीता पनवाड़ी के ठीक सामने मदर हॉस्पिटल है, और मेरे साथ डॉक्टर एस फोगाट हैं, BHMS हैं, PGI रोहतक से। आज बालों पे बात करेंगे विस्तार से। बाल उड़ते क्यों हैं, कैसे कैसे तरीके से उड़ते हैं, पैटर्न बाल्डिज्म क्या होता है, और दूसरी बात यह है कि सिर के बाल तो कई बार उड़ जाते हैं, खासकर महिलाओं में, लेकिन चेहरे पे बाल आ जाते हैं, इनके बारे में भी बात करेंगे। डॉक्टर साहब आज दो तरीके की बात करेंगे। डॉक्टर साहब, बाल किसी के उड़ जाए तो वो आए कैसे, और किसी किसी के आ जाते हैं सर, तकलीफ देते हैं। महिलाओं के चेहरे पे बाल आ जाते हैं, अनवांटेड हेयर्स जिनको कहते हैं, वो क्यों आते हैं, कैसे जाएं, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे डॉक्टर साहब जी। सबसे पहले हम अगर नॉर्मल हेयर फॉल के बारे में बात करें तो हेयर फॉल के एक कारण नहीं, बहुत से ऐसे कारण होते हैं। स्टार्टिंग में जैसे मेल पैटर्न बाल्डनेस है जिन्हें पुरुषों का गंजापन कहते हैं। पुरुषों के गंजेपन के 7 टाइप होते हैं, ये 7 स्टेजेस होती हैं। स्टार्टिंग में पुरुषों के गंजेपन के अंदर पहले वाले स्टेज के अंदर हल्के से कोने जाने स्टार्ट होते हैं, और एडवांस कंडीशन के अंदर वो बॉर्डर लाइन पीछे की तरफ जानी स्टार्ट हो जाती है, और एडवांस कंडीशन के अंदर वो वर्टेक्स रीजन के हेयर फॉल की दिक्कत रहनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता जाता है पुरुषों का कंप्लीट गंजापन आ जाता है। ये टाइम पीरियड पेशेंट की डाइट चार्ट, क्या पेशेंट खान पान कर रहा है, क्या उनकी फैमिली के अंदर जेनेटिक हिस्ट्री है, ये सभी कुछ उन पे डिपेंड करता है। ऐसे ही फीमेल के अंदर रहता है, महिलाओं के अंदर जो गंजापन रहता है वो पुरुषों की कंपैरिजन में थोड़ा अलग टाइप से होता है। महिलाओं के अंदर गंजापन बीच वाला एरिया जो मांग का रीजन होता है वहाँ का गंजापन होता है। इस गंजेपन को हम जिगजैग पैटर्न हेयर लॉस भी बोलते हैं। अगर इसके बारे में जनरली बात करें तो इस हेयर लॉस के अंदर डेंसिटी कम हो जाती है हेयर फॉल की, उसके साथ साथ वो सीधापन इतना बढ़ जाता है कि महिलाओं को चोटी बांधने में दिक्कत आती है, उसके साथ साथ उनके बालों की लेंथ है वो भी नहीं बढ़ पाती है। ये फीमेल पैटर्न बाल्डनेस की कंडीशन होती है। अगर दूसरे और हेयर लॉस के बारे में बात करें तो टेलोजन इफ्यूलियम की कंडीशन आती है। टेलोजन इफ्यूलियम के अंदर सडन हेयर लॉस की कंडीशन आती है। काफ़ी महिलाओं या पुरुषों को एक ही समय में 100-200 बाल टूटना, वो टेलोजन इफ्यूलियम होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो हमारे हेयर हैं वो रेस्टिंग फेज़ में चले जाते हैं। हेयर की 3 स्टेजेस होती हैं, एनागन, कैटागन, टीलोजन। सबसे पहले हमारे एनागन स्टेज जिसे ग्रोइंग फेज़ बोलते हैं, जिसमें हमारे बालों की लेंथ बढ़ती है। एनागन में हमारे बालों की एक जो न्यूट्रिशंस वैल्यू है वो अच्छी होती है। उसके बाद जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता जाता है हेयर के अंदर ब्लड सप्लाई कम होनी स्टार्ट हो जाती है, वो हेयर रेस्टिंग फेज़ में चले जाते हैं जिन्हें बाल टूटने की कंडीशन आती है। अगर नॉर्मली बात करें तो हेयर के अंदर 85:15 रेशियो रहता है। 85% थिक हेयर होते हैं, 15% थिन हेयर होते हैं। ये हेयर का एक चक्कर होता है, बाल जाते हैं आते हैं, जाते हैं आते हैं। अगर बॉडी के अंदर ये रेशियो के अंदर चेंजेस आता है, लाइक 85:15 रेशियो है, अगर जो थिन हेयर हैं उनकी रेशियो बढ़ती है तो उसके अंदर बालों के अंदर डेंसिटी की कम देखने को मिलती है, डेंसिटी कम हो जाती है। इसी कंडीशन के बारे में जितना और ज़्यादा ये कंडीशन बढ़ती जाएगी, जो डेंसिटी है वो कम होती जाएगी, वो गंजेपन में कन्वर्ट हो जाएंगी। लेकिन ये टेम्परेरी हेयर लॉस की दिक्कत होती है, परमानेंट हेयर लॉस की दिक्कत नहीं रहती। अगर पेशेंट अपने डाइट चार्ट में इम्प्रूव करता है, अपने लाइफस्टाइल के अंदर इम्प्रूव करता है तो टेलोजन इफ्यूलियम से बचा जा सकता है। और इसके साथ साथ पेशेंट अगर बायोटिन का इंटेक इम्प्रूव करता है, विटामिन ई और ओमेगा 3 का इंटेक इम्प्रूव करता है,
तो इस चीज़ से बिल्कुल परमानेंट क्योर किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि जिनके पतले, कुछ लोगों के पतले बाल होते हैं, कुछ लोगों के थोड़े मोटे बाल होते हैं, तो इनमें टूटने में कोई फ़र्क पड़ता है? पतले बाल जल्दी टूटते हैं या मोटे बाल जल्दी टूटते हैं? जनरली बात करें तो थिक हेयर होते हैं, थिक हेयर की जो लाइफ स्पैन होता है वो लॉन्ग होता है थिन हेयर के कंपैरिजन में। अगर जनरली बात करें तो एक थिक हेयर का जो मोटे बाल होते हैं उनका लाइफ स्पैन 4 से 5 साल का उनका जनरली लाइफ स्पैन होता है। और जो थिक हेयर, जैसे जैसे थिकनेस भी डिपेंड करती है कितने थिन हेयर हैं। जैसे जैसे बाल थिन होते जाते हैं, मतलब एक तरह से वो कंडीशन आ जाती है कि पेड़ सूखता जा रहा है, इसको उस टाइम दवाई की ज़रूरत होती है, लेकिन हम इस चीज़ को इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। कोई नहीं, बाल पतले हैं लेकिन बाल हैं तो सही। लेकिन अगर बाल पतले होने स्टार्ट हो गए हैं आपके, तो आप उस कंडीशन में अगर ट्रीटमेंट लेते हो तो आपके लिए ही लाभदायक है वो चीज़ें। ये जेनेटिकली पतले रहते हैं या कई बार मोटे होते हैं, वो धीरे धीरे करके पतले हो जाते हैं? सर, जेनेटिकली बहुत कम लोगों के अंदर देखने को मिलते हैं। अधिकतर लोगों के अंदर बीमारी की कंडीशन के अंदर बाल पतले होने स्टार्ट हो जाते हैं। जितने ज़्यादा पतले होंगे उतनी उनकी कंडीशन ख़राब होती जाएगी, उतना उनको हेयर फॉल की दिक्कत बढ़ती जाएगी। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि 85:15 रेशियो रहता है, मतलब 15% पतले बाल होते हैं, 85% मोटे बाल होते हैं। जितने कम पतले बाल होंगे उतने हमारे लिए लाभदायक है। और जितने एक तरह से जनरली बात करें तो अगर मोटे बालों की रेशियो बॉडी के अंदर अधिक है तो हमारे लिए लाभदायक है, क्योंकि उनका लाइफ स्पैन, उनका झड़ने का जो प्रक्रिया रहती है वो कम होगी, वो हमारे लिए लाभदायक रहने वाली है। दूसरा डॉक्टर साहब, महिलाओं की मैं बात कर रहा था, उनकी तो 2 तरह की प्रॉब्लम होगी सर। अगर सिर के बाल उड़ जाएं तो दिक्कत है, और अनवांटेड बाल उनके चेहरे पे, फेस पे आ जाते हैं तो दिक्कत है। तो ये जो अनवांटेड बाल हैं, इनको आपकी भाषा में क्या कहते हैं, मेडिकली क्या कहते हैं, इनका इलाज कैसे होता है, इनकी वजह क्या क्या होती हैं? जो अनवांटेड हेयर की कंडीशन है ये हिस्ट्रिज्म होता है। इसके अंदर क्या होता है, अगर काफ़ी ऐसी महिलाएं हैं जिनके सिर के बाल तो चले जाते हैं लेकिन उनके फेस के राउंड में यहाँ पे बाल ग्रो होने स्टार्ट हो जाते हैं, छोटे छोटे पतले पतले बाल आने स्टार्ट हो जाते हैं। और उनके खाली फेस पे नहीं, उनके चेस्ट पे भी बाल आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये कंडीशन अधिकतर पीसीओडी के अंदर देखने को मिलते हैं। अगर इसे मेडिकल टर्म में बात करें तो इसे हिस्ट्रिज्म बोलते हैं। इसके अंदर जो भी महिलाएं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ज़्यादा खाती हैं, या पीसीओडी के जिनको ज़्यादा दिक्कत रहती है, या एड्रेनल ग्लैंड के ट्यूमर की वजह से, पिट्यूटरी ग्लैंड के ट्यूमर की वजह से, इन कंडीशन के अंदर ये चीज़ें अधिक देखने को मिलती हैं, फेस के ऊपर एबनॉर्मल हेयर। और इसके साथ साथ काफ़ी ऐसी महिलाएं हैं जो हेयर का ट्रीटमेंट लेती हैं। कुछ ऐसे मार्केट के अंदर प्रोडक्ट हैं जो प्रोडक्ट का यूज़ करती हैं, जो ये दावा करते हैं कि हम हेयर ग्रो करते हैं, उनके हेयर फॉल की दिक्कत को सोल्व आउट करते हैं। वो चीज़ें उन महिलाओं के जो फेस हेड है वहाँ के बाल तो लाने का लाभदायक होते नहीं है, वो फेस के ऊपर एबनॉर्मल हेयर और बना देते हैं। एक तरह से एक बीमारी से दूसरी बीमारी के अंदर और कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये बीमारी के अंदर भी होम्योपैथी के अंदर इन चीज़ों का सटीक इलाज है। तो क्या ये दोबारा होने के चांसेस रहते हैं? मान लीजिए कि आपसे ट्रीटमेंट कराया, होम्योपैथी में ट्रीटमेंट दे दिया, उनके बाल नहीं आए, चेहरे के अनवांटेड बाल हैं या फिर सिर के बाल हैं, तो क्या दोबारा रिपीट की इसमें रहती है? अगर इस कंडीशन के अंदर बात करें तो होम्योपैथी मेडिसिन जो जितनी भी हैं वो डीप रूट पे काम करती हैं, वो पर्टिकुलर एक बीमारी पे काम नहीं कर रही है। जिनको हेयर फॉल की दिक्कत है उनमें भी काम करने वाली हैं, और जिनके फेस के ऊपर एबनॉर्मल हेयर है उनके ऊपर भी काम करती हैं। क्योंकि होम्योपैथी मेडिसिन कॉन्स्टिट्यूशन बेस पे कैसा पेशेंट का नेचर है, कैसे उसके फिजिकल जर्नल हैं, कैसे उनके मेंटल हैं, कंप्लीट करके ही मेडिसिन दी जाती है, जिनसे पेशेंट की हर एक बीमारी का परमानेंट सॉल्यूशन होता है। सवाल होता है डॉक्टर साहब, जिनके मान लो अनवांटेड बाल चेहरे पे आ जाते हैं जिन महिलाओं के, तो ये भी देखने में आता है कि वो इसको समय समय पर उखाड़ती हैं, उनको निकाल देती हैं खींच के, तो क्या इससे ये प्रक्रिया रुक जाती है या फिर से वो आ जाते हैं बाल? देखिए, आप उसको टेम्परेरी तो रोक रहे हो। एक बार जैसे किसी भी बार्बर पे या ब्यूटी पार्लर की शॉप पे जाते हो, आप उनको टेम्परेरी तो रिमूव करवा लेते हो, लेकिन वो चीज़ें उसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। वो कुछ टाइम के बाद दोबारा ग्रो कर जाएंगे। जो स्पीड आप उन बालों को उखाड़ते हो तो वो दुगनी तेज़ी से ग्रो करते हैं पहले वाले के कंपैरिजन में। तो आप इसकी वजह आप होम्योपैथी में ट्रीटमेंट करवाइए।
और इस चीज़ का परमानेंट सॉल्यूशन पाइए ना। आप टेम्परेरी उस चीज़ का एक तरह से उस बीमारी को दबाने का ही काम कर रहे हो, और वो बीमारी एक तरह से एडवांस कंडीशन के अंदर आएगी। पहले बाल वो पतले होते हैं, उसके बाद जैसे जैसे आप उनको रिम्यूव करवाते हो तो वो बाल मोटे आने स्टार्ट हो जाते हैं, जो और पेनफुल प्रोसेस होनी स्टार्ट हो जाती है। मिला के डॉक्टर साहब का ये कहना है कि डीप रूट पे अगर काम करती हैं होम्योपैथी दवाइयाँ, तो आप उनकी सेवाएं लें। आप अपने कमेंट के जरिए अपनी बात रख सकते हैं, कोई सवाल आपके जहन में तो आप पूछ सकते हैं। नीचे एक नंबर भी फ्लैश हो रहा है, इन पे भी बात कर सकते हैं। और किसी भी वक्त डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट लेके यहाँ मदर हॉस्पिटल है हिसार के नगोरी गेट के अंदर, इनसे आके मिल भी सकते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर गरिमा, फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम मदर हॉस्पिटल। आज मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें बताऊंगी कि स्ट्रोक यानी लकवा, अगर किसी पेशेंट को लकवा आ जाता है, स्ट्रोक हो जाता है, तो उसकी एक साइड की बॉडी पैरालाइज्ड हो जाती है, जिसके कारण वो उसको मूव नहीं कर सकता, उसकी मूवमेंट कम हो जाती है, कईयों की चली जाती है। तो सबसे पहली ज़रूरी चीज़ें पेशेंट को और उनके केयर गिवर्स को क्या क्या चीज़ें याद रखनी चाहिए, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, उन सारी चीज़ों के बारे में बताऊँगी। तो सबसे पहली चीज़, अगर हम आते हैं, हम देखते हैं, मान लो कि ये पेशेंट अगर इसके राइट साइड में मतलब वो है लकवा आ गया है, इस साइड लकवा आ गया है, तो हमें सबसे पहली चीज़ क्या याद रखनी है कि जो पैरालाइज साइड है, जो लकवे वाली साइड है, जिस साइड जो पैरालिसिस हुआ है, उस साइड को हम बाहर की तरफ रखेंगे। मतलब कोई भी डॉक्टर आ रहा है, कोई भी उनके रिलेटिव्स उनसे मिलने आ रहे हैं, या कोई भी फिजियोथेरेपिस्ट जाके सबसे पहले वही देखता है कि पेशेंट की पोजीशनिंग क्या है, कि जो पैरालाइज साइड ये तो नहीं है कि वो दीवार की तरफ है, कि उसका कोई भी यूज़ नहीं हो रहा। क्योंकि अगर पैरालाइज साइड का यूज़ नहीं होगा, जिस साइड लकवा है उस साइड यूज़ नहीं होगा, तो ब्रेन के सिग्नल्स वहाँ तक पहुँचेंगे ही नहीं। तो सबसे पहली ज़रूरी बात यही याद रखनी है कि अगर जिस साइड लगवा है उसको बाहर की तरफ रखना है, ताकि पेशेंट उसी चीज़ का यूज़ कर सके। टीवी अगर किसी रूम में लगा हुआ है तो पैरालाइज साइड की तरफ से ही लगा हो कि वो उस तरफ देख सके। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़, पेशेंट को और उनके केयर गिवर्स को क्या याद रखनी चाहिए कि सबसे पहली में हम उसको क्या सिखाते हैं कि हम उसको एनकरेज करते हैं कि वो जल्दी से ही हम उनको सिटिंग बैठना सिखा देते हैं। क्यों? जिससे वो जल्दी बैठेगा तो वो पेशेंट जो होएगा एनकरेज होएगा सिटिंग में, उसकी कोऑर्डिनेशन पैरालाइज्ड और नॉन पैरालाइज साइड में बैलेंस बनेगा, उनका बैलेंस बढ़ेगा। बैठने में पेशेंट को ज़्यादा कंफर्ट होता है एज़ कम्पेयर टू अगर पेशेंट बेड पे ही बेड रिडन रहे, जिसके कारण क्या होएगा, अगर पेशेंट जल्दी बैठना सीख जाएगा तो जो लेटने से जो बीमारियाँ हो जाती है कमर पे, कोई भी जो बेड रिडन जो चीज़ें हो जाती है, बेड सोर्स बन जाते हैं, उनसे पेशेंट को रिलैक्स होगा। तीसरी चीज़ क्या याद रखनी चाहिए पेशेंट को और उनके केयर गिवर्स को कि ये जो पैरालाइज साइड है उसको हमेशा अपने जो नॉर्मल साइड है हाथों को दोनों को आपस में क्लैस्प करके रखें, मतलब आपस में जोड़ के रखें, ताकि अगर वो पेशेंट इसकी मूवमेंट करेगा तो साथ साथ इसकी मूवमेंट, इसकी हेल्प से वो इसको भी मूव कर सकता है, जिसके कारण इसकी मूवमेंट भी धीरे धीरे शुरू हो जाएगी। और चौथी चीज़ हमें क्या याद रखनी है कि हमें पेशेंट को मोटिवेट रखना है। क्यों? कोई भी डॉक्टर आए, कोई भी पेशेंट कोई भी उससे मिलने आ रहा है, कोई फिजियोथेरेपिस्ट आ रहा है, वो पेशेंट को ये बोल रहा है कि पैरालाइज साइड को मूव करके दिखाओ, हाथों को हिलाओ, टांगों को हिलाओ, लेकिन वो नहीं मूव कर पाते, जिसके कारण से वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। पेशेंट को लगता है कि मेरे से ये चीज़ होगी ही नहीं। तो हमें शुरू से ही पेशेंट को ये सिखाना है कि धीरे धीरे उसमें मूवमेंट आएगी, धीरे धीरे उसमें मूवमेंट आने के कारण बस उसको मानसिक रूप से पेशेंट को सही रहना है। पांचवी चीज़ हमें क्या याद रखनी है कि कि हमें पेशेंट के पैरालाइज साइड में कोई भी कैन्यूला या कोई भी आईवी लाइन नहीं डालनी। क्योंकि अगर हम यहाँ पे कैन्यूला लगा देंगे, पैरालाइज साइड में अगर हम कैन्यूला लगा देते हैं तो पेशेंट की स्वेलिंग की चांसेस सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसके कारण पेशेंट के हाथ में स्वेलिंग हो जाएगी, उसकी मूवमेंट पहले ही कम है, पहले ही नहीं है, और ऊपर से स्वेलिंग हो जाएगी तो पेशेंट के लिए डिफ़िकल्टी होगी। और लास्ट चीज़, हमें पेशेंट को क्या सबसे ज़्यादा इनकरेज करते हैं कि पेशेंट हाथ नहीं मूव कर पा रहा, नहीं हिला पा रहा, ना टांग मूव कर पा रहा, बट हम उसको अलग अलग ऑब्जेक्ट्स टच करवा के, जैसे वो अपने बालों को टच कर सकता है, उसकी सेंसेशंस हैं, और फेस पे टच कर सकता है, जिसके कारण पेशेंट जो है एनकरेज होगा, मोटिवेट होगा
ये सारी चीज़ें शुरू से ही स्ट्रोक के पेशेंट को और उनके केयर गिवर्स को याद रखनी चाहिए। और लास्ट ज़रूरी बात क्या होती है कि हमें पेशेंट का, हमारा मेन मोटिव क्या होता है कि पेशेंट को इंडिपेंडेंट बनाना, उनकी कम से कम हेल्प करना। अगर हमारे यहाँ इंडिया में ये चीज़ ये होती है कि चलो कोई भी पेशेंट बीमार है, उसको ये चीज़ होगी तो हम उसकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करते हैं, हर चीज़ उनके हाथ में देना नहीं। हमें क्या करना है, पेशेंट को समझाना है कि वो धीरे धीरे अपने आप में कैसे चीज़ों की तरफ बढ़े, कैसे चीज़ों को यूज़ करे। इसके कारण हम फिजियोथेरेपिस्ट और डॉक्टर्स पेशेंट्स को ठीक करें।